जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, हम लोग स्याही लेते हैं। ओके, अब ये स्याही लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जब समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दिया लिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि इसमें हमको समान रूप से गर्माहट महसूस होता है या फिर नहीं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिया जल रहा है। ओके, तो ये इसकी क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो जल रहा है, ओके, तो इसकी चारों ओर। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संवहन, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। दूसरा, संवहन, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि संवहन क्या होता है। ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम की कणों की सहायता से होता है। ओके, तो संवहन में क्या होता है, जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर होता है। ओके, किसके द्वारा होता है, तो माध्यम की कणों के द्वारा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो माध्यम की कण होता है वह स्वयं अपनी स्थितियां छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पानी लिया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तो संवहन में क्या होता है, तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न स्थानों की ओर होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि इसको पानी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो निचले स्तर का जो पानी है, जैसे कि यहाँ पर कोई जो निचले स्तर का जो पानी वो सबसे पहले गर्म होता है। ओके, अब यहाँ पर गर्म होने के पश्चात क्या हो जाता है, वह हल्का हो जाता है। अब हल्का होने के कारण क्या होता है, वह ऊपर की ओर उठने लगता है। ओके, अब जो ऊपर से जो ठंडा पानी होता है वह भारी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह नीचे जाता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का संचरण होता है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता था। जो नीचे का जो गर्म पानी होता है वह ऊपर आता है और ऊपर का जो ठंडा पानी होता है वह नीचे जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, माध्यम की कण अपनी अस्थिरता को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अर्थात माध्यम के कण के द्वारा क्या है, ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, क्रियाकलाप 3। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्या है, क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। विधि, एक फ्लास्क में पानी भरे और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग चित्र 7 में देख सकते हैं, संवहन धाराएं कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। ओके, तो फ्लास्क लेते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग, स्पिरिट लैंप के द्वारा गर्म करते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंद डालें। ओके, तो इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंद डालते हैं, जैसे कि आप लोग स्याही की बूंद को देख सकते हैं। ओके, ये स्याही है। ओके, क्या आप संवहन रेखाएं देख सकते हैं, तो हाँ, हम संवहन रेखाएं देख सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लास्क से भरे जो पानी है उसको क्या करते हैं, हम लोग स्पिरिट लैंप के द्वारा गर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो निचले स्तर का जो पानी होता है वह गर्म होता है। ओके, तो गर्म होने के कारण क्या होता है, यह हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह ऊपर की ओर गति करने लगता है। ओके, तो चलिए मैं इसको डिनोट कर देता हूँ इस प्रकार से। ओके, तो जो गर्म पानी क्या होता है, ऊपर की ओर गति करता है, परंतु जो ऊपर पर स्थित जो ठंडा पानी होता है क्या होता है, वह भारी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह नीचे की ओर आता है। जैसे कि वो क्या होता है, वह नीचे की ओर आता है। किसके द्वारा होता है, तो यह संवहन के द्वारा होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग संवहन धारा संवहन रेखा देख सकते हैं, क्या संवहन रेखा। ओके, तो यहाँ पर जो स्याही करते हैं, स्याही ऊपर में रखते हैं, क्या करता है, वह नीचे की ओर आता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये कोई फ्लास्क। ओके, तो यहाँ जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया था, पानी। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग स्याही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, हम लोग स्याही लेते हैं। ओके, अब ये स्याही लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, अर्थात नीचे से गर्म करते हैं, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले नीचे स्तर का जो पानी क्या होता है, वह पहले गर्म होता है, उसके पश्चात वह ऊपर आता है, जिसकी वजह से जो ऊपर का जो स्याही वाला जो पानी होता है क्या होता है, वह ठंडा होने के कारण
भारी होता है। ओके, जिसकी वजह से ये जो साहिब वाला जो ऊपर का जो भाग होता है क्या होता है, नीचे की ओर गति करता है। तो आप इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग संवहन धारा संवहन रेखा को देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर पिंजरे का द्रव शीघ्र गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। ओके, तो जैसे ही क्या करते हैं हम लोग, जो फ्लास्क का जो द्रव है उसको क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, या जो निचले स्तर का जो जल होता है वो सबसे पहले गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर उठता है। ओके, इसका स्थान ऊपर का भारी द्रव ले लेता है। ओके, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो गर्म जो पानी होता है इसका स्थान कौन ले लेता है, तो ऊपर का जो भारी द्रव ले लेता है। ओके, तो ऊपर का जो भारी द्रव क्या करता है, वह नीचे की ओर आता है, जिसकी वजह से जो गर्म पानी का स्थान वह ऊपर का भारी द्रव ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता। ओके, तो और यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि जो सारे फ्लास्क का जो पानी होता है वह समान गर्म नहीं हो जाता। इस प्रकार संवहन धारा चलने लगती है। ओके, तो इस प्रकार से जो संवहन धारा चलता है। ओके, तो संवहन धारा किस प्रकार से चलता है, वो गर्म से ठंडा की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, और ठंडा से नीचे की ओर अर्थात ठंडा से गर्म की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात इस प्रकार से जो संवहन धारा है वह चलता है। ओके, गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार होता है। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो गैस एवं द्रव में जो ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो वह संवहन के द्वारा। ओके, प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता। ओके, तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संवहन के द्वारा ऊष्मा के जो पदार्थ का जो कण होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, परंतु ठोस पदार्थों में जो माध्यम की कण होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता, जिसकी वजह से ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा नहीं हो सकता। ओके, संवहन को आप प्रकृति की कई घटनाओं में भी देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से संवहन को क्या हम लोग प्रकृति की कई घटनाओं में देख सकते हैं। कैसे, जैसे कि पानी को गर्म करते हैं खाना बनाते समय। ओके, तो इसमें भी क्या है, संवहन का उपयोग होता है। साथ ही जैसे कि नदी किनारे वहाँ पर भी क्या है, हम लोग संवहन कई घटनाओं को अनुभव कर सकते हैं। ओके, नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाते हैं, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उड़ती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। ओके, तो जैसे कि नदी में किनारे क्या होता है कि नदी की तट की रेत क्या होता है, दिन के समय जल्द ही गर्म हो जाता है। ओके, जिस कारण से रेत के ऊपर की जो हवा होता है वह गर्म होकर उठती है और नदी से आने वाले ठंडे हवा इसकी जगह ले लेता है। इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा और ऊपर उड़ जाती है, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का चक्र चलता रहता है। कैसे, तो चलिए हम लोग क्या है इस चित्र के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, चित्र 8 हवा का चक्र। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है दिन एवं रात। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिन में प्रदर्शित है गर्म रेत, गर्म हवा एवं ठंडी हवा, नदी का ठंडा पानी। ओके, तो चलिए इसके द्वारा हम लोग समझते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो रेत का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है क्या होता है, वह कम होता है, जिसकी वजह से रेत जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से जो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। ओके, अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो दिन के समय में जो क्या होता है, जो रेत होता है क्या होता है, वह धूप के कारण क्या होता है, जल्द ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा क्या होता है वह नदी की ओर बहने रहता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा का जो प्रवास होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, इसके पश्चात क्या होता है, तो जो नदी का जो ठंडा पानी होता है क्या होता है, वह गर्म रेत की ओर बहता है। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग रात में बात करें तो जैसे कि जो रात में क्या होता है, जो रेत होता है वह जल्द ही ठंडा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि जो रेत का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वह जल्द गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से जो रेत का जो ठंडा हवा वो क्या होता है, वह नदी की ओर बहता है, अर्थात नदी का गर्म पानी, जैसे कि यहाँ पर देख सकता है। और जो नदी का जो गर्म पानी होता है, वह जो गर्म हवा होता है वह ठंडी रेत की ओर बहता है। ओके, तो यहाँ पर नदी का पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, जो नदी का जो पानी होता है वह गर्म हो जाता है, क्योंकि इसका जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, जिसकी वजह से इसको ठंडा होने में देर लगता है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नदी का जो गर्म पानी किसकी ओर बहता है, तो वह ठंडी रेत की ओर बहता है, एवं ठंडी रेत का जो ठंडी हवा है वो किसकी ओर बहता है, तो वह नदी का गर्म पानी की ओर बहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग संवहन को अनुभव कर सकते हैं। ओके, थर्ड, विकिरण, जिसको इंग्लिश में रेडिएशन भी कहते हैं। ओके, अब चलिए समझते हैं कि विकिरण या रेडिएशन क्या होता है। तो विकिरण के संबंध में आप लोग याद रखिएगा, ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता है, अर्थात विकिरण के लिए क्या है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही आता है। ओके, क्या ऊष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? तो नहीं, ऊष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में विचार कीजिए। ओके, तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा किसके द्वारा आता है, तो वह विकिरण के द्वारा ही आता है, जिसके लिए क्या है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचता है? ओके, तो ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, फिर भी सूर्य किसके द्वारा पहुंचता है, तो वह विकिरण के द्वारा हमारे तक पहुंचता है। तो विकिरण के द्वारा क्या है, ऊष्मा हमारे तक पहुंचता है। ओके, प्रकाश की तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। जिस प्रकार से जो प्रकाश का जो संचरण निर्वात में होता है, ठीक इसी प्रकार से ऊष्मा का भी संचरण क्या होता है, वह निर्वात में हो सकता है। अब ये क्या और निर्वात क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी प्रकार का वायु नहीं होता, जहाँ पर कोई भी वायु नहीं हो, उसको क्या बोला जाता है, निर्वात होता है। ओके, तो जहाँ पर ऊष्मा का भी संचरण हो सकता है। ओके, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होता है। ओके, तो विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा किस प्रकार से संचरित होता है, तो वह प्रकाश की चाल से ही सरल रेखाओं में संचरित होता है। किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होता है। ओके, तो किसी भी जो गर्म वस्तु होता है उसमें जो ऊष्मा क्या होता है, वह सभी दिशाओं में बराबर रूप से स्थानांतरित या फिर संचरित होता है। यह देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन, लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रखकर देखें, चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगी। ओके, तो ये क्रियाकलाप को देखने के लिए किस प्रकार से सभी दिशाओं में विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा समान रूप से संचरित होता है, इसके लिए क्या हम लोग बल्ब, लालटेन, लैंप या दिए के आसपास अपना हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। ओके, जिससे हमको क्या है, चारों ओर समान रूप से गर्माहट महसूस होगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दिया लिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि इसमें हमको समान रूप से गर्माहट महसूस होता है या फिर नहीं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिया जल रहा है। ओके, तो ये इसकी क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो जल रहा है, ओके, तो इसकी चारों ओर जैसे कि यहाँ पर जो जल रहा है, तो इसकी क्या है, इसके सराउंडिंग अर्थात इसके चारों ओर क्या करते हैं, हम लोग हाथ को रखते हैं, तो हमको क्या है, समान रूप से गर्माहट महसूस होता है। ओके, तो ये क्यों होता है, तो यह विकिरण के द्वारा होता है। जैसे कि इसकी क्या है, उसके शैडो होता है, इसके छांव में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लाइट का सरफेस दिख रहा है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, इसको प्रदर्शित कर रहा है कि ये चारों ओर क्या है, ऊष्मा का समान रूप से संचरित हो रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विकिरण के द्वारा किस प्रकार से जो ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक या ऑब्जर्वर कहलाता है। ओके, तो यदि विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा क्या होता है, किसी तल पर पड़ता है और उसके द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तो वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक या ऑब्जर्वर कहलाता है। ऊष्मा की अच्छी अवशोषक ऊष्मा की अच्छी उत्सर्जक या एमिटर भी होता है। ओके, तो जो ऊष्मा का अच्छे से अवशोषण करता है, वह भी ऊष्मा का अच्छा तरीके से उत्सर्जन करता है, अर्थात जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, वह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ओके, सोचिए, गर्मियों में हल्की या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं?
ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे जो एक क्रियाकलाप द्वारा मिलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए हम लोग इस क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री। ओके, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक बर्तन जिसे काले रंग से रंग दिया गया हो, एक चमकदार बर्तन स्टील का, एक मिट्टी का बर्तन। ओके, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, आवश्यक सामग्री लेते हैं। कौन कौन से, तो जैसे कि चित्रण में प्रदर्शित है, उष्मा का उत्सर्जन व अवशोषण वस्तु के रंग व प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, तो जो उष्मा का जो उत्सर्जन व अवशोषण किस पर डिपेंड करता है, तो वस्तु के रंग एवं उसकी प्रकृति पर। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है काले रंग का बर्तन, सफेद चमकीला बर्तन एवं मिट्टी का बर्तन। ओके, विधि, तीनों बर्तनों में पानी भरकर धूप में रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, काले रंग का बर्तन, सफेद चमकीला बर्तन एवं मिट्टी का बर्तन, तीनों बर्तन में क्या करते हैं हम लोग, पानी भरकर धूप में रख देते हैं। अब कुछ समय बाद तीनों बर्तनों के पानी का तापमान थर्मामीटर की मदद से नोट करें। ओके, तो उसके पश्चात क्या है, कुछ समय पश्चात क्या करते हैं हम लोग, तीनों बर्तनों के जो पानी का जो मेजरमेंट अर्थात पानी का जो तापमान का जो मेजरमेंट अर्थात उसका मापन हम लोग थर्मामीटर की सहायता से करते हैं और उसका तापमान को नोट करते हैं। किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा। ओके, तो किस बर्तन का जो तापमान तो सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा। ओके, तो यहाँ पर जो काले रंग का जो बर्तन है इसका जो तापमान सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा, तो वह मिट्टी का जो बर्तन है उसका जो तापमान है वह सबसे कम होगा। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि क्यों काले रंग का जो बर्तन का जो तापमान सबसे अधिक होगा और किस कारण से जो मिट्टी का बर्तन है उसका जो तापमान वह सबसे कम होगा। ओके, तो काले रंग का बर्तन को जो तापमान सबसे अधिक इसलिए होगा क्योंकि जो काले रंग होता है क्या करता है, वह ऊष्मा को अवशोषित करता है अर्थात ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसकी वजह से जो काले रंग का जो बर्तन का जो पानी का जो तापमान होता है वह सबसे अधिक होता है। ओके, और किसका सबसे कम होगा, तो वह मिट्टी का बर्तन का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ऊष्मा को बहुत ही कम अवशोषित करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी का जो बर्तन का जो पानी है जो उसका तापमान है वह सबसे कम होगा। ओके, और यहाँ पर सफेद चमकीला बर्तन है। ओके, तो सफेद चमकीला बर्तन का जो तापमान क्या होता है वह काले रंग का बर्तन की तुलना में कम होगा, परंतु मिट्टी का बर्तन की तुलना में क्या होगा, वह अधिक होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से जो ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से काले रंग का बर्तन का जो तापमान सबसे अधिक होगा और जो मिट्टी का जो बर्तन का जो तापमान है वह सबसे कम होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार तीनों बर्तनों को किसी ठंडी जगह पर रख दें। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, तीनों बर्तनों को क्या है, ठंडी जगह पर रख देते हैं। किस बर्तन का तापमान सबसे पहले कम होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस बर्तन का तापमान वह सबसे पहले कम होगा। ओके, तो जो मिट्टी के बर्तन का जो तापमान है वह सबसे पहले कम होगा। क्यों, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो मिट्टी का बर्तन का जो तापमान है सबसे पहले कम इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है सदा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। चूंकि जो क्या होता है, जो मिट्टी का बर्तन है वो क्या होता है, वह कम गर्म हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ऊष्मा है वह सबसे जल्दी क्या उसमें से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मिट्टी के जो बर्तन का जो तापमान है वह सबसे पहले कम होगा। ओके, आपने देखा कि ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु के ताप पर, दूसरा वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर, खुरदुरा या चमकदार। ओके, तो इस प्रकार से ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन किस बातों पर निर्भर करता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि पहला है वस्तु के ताप पर और दूसरा है वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर, खुरदुरा या चमकदार। तो चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला की वस्तु के ताप पर और दूसरा है वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर। ओके, पहला है वस्तु के ताप पर। ओके, तो कोई भी वस्तु क्या करता है, वह ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो क्या होता है, उसके ताप में वृद्धि होता है। एवं कोई भी वस्तु क्या करता है, ऊष्मा का क्या करता है, उत्सर्जन अर्थात उसमें से ऊष्मा क्या करता है, बाहर निकलता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उसके ताप में कमी होता है। ओके, दूसरा है वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर खुरदुरा या चमकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो काले रंग का जो बर्तन क्या होता है, वह ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके तापमान में वृद्धि होता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु के ताप पर और दूसरा है वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर, खुरदुरा या चमकदार।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं कि गर्मी के दिनों में हमको क्या है हल्की या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े, एवं ठंडी के दिनों में क्या है गर्मी, ठंडी के दिनों में क्या है काले या फिर गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है सोचिए, गर्मियों में हल्की या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा कि किस प्रकार से गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ओके, तो चलिए इसके आंसर को हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाता है क्योंकि गर्मियों में क्या लगता है, हमको गर्मी लगता है, और जो हल्के या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं वह ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। अतः गर्मी से बचने के लिए गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ओके, और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमको ठंड लगता है एवं जो काले या गहरे रंग के कपड़े होते हैं वह ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसकी वजह से क्या है काले या गहरे रंग के कपड़े सर्दी अर्थात ठंड से बचने के लिए सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहने जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि गर्मियों में क्या है गर्मी से बचने के लिए हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाता है, क्योंकि हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े क्या करता है ऊष्मा का कम अवशोषित करता है, एवं सर्दियों में ठंड से बचने के लिए काले या गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि काले या गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।